नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरें। दूसरी मंजिल से गिरे डॉक्टर की संदिग्ध मौत, आत्महत्या या हादसा, पुलिस कर रही जांच। अंदरूनी सड़कों पर स्पीड साइन बोर्ड लगाने से एमसी का इनकार, कहा नहीं है उनके पास पैसा। और नर्स ने घर पर ही बना डाला मिनी रॉक गार्डन, नेक चंद से ली प्रेरणा। और अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 16 के एक मकान में रहने वाले डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना दोपहर की है, जब दूसरी मंजिल की खिड़की से एक डॉक्टर के गिरने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। अब सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि क्या यह आत्महत्या थी या फिर एक हादसा। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। यह डॉक्टर पंजाब में कार्यरत था और यहां सरकारी मकान में रहता था। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में मकान की दूसरी मंजिल की खिड़की से संदिग्ध हालत में गिरकर डॉक्टर की मौत हो गई, जिसके बाद सेक्टर 17 थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि मृतक गोपाल कृष्ण बंसल अपने कमरे में अकेले थे। इस दौरान वो खिड़की से संदिग्ध परिस्थिति में नीचे आ गिरे, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक गोपाल कृष्ण बंसल पंजाब के एक अस्पताल में पोस्टेड थे, जिन्हें हाल ही में कोरोना हुआ था और वो उससे ठीक भी हो चुके थे। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि डॉक्टर गोपाल कृष्ण बंसल छत से कैसे गिरे। हालांकि पुलिस अब इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। साथ ही ये जांचने में जुट गई है कि आखिर उनकी मौत गिरने से हुई है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम भी मामले की जाँच में जुटी हुई है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले को कब तक सुलझा पाती है और इस मामले में आगे क्या कुछ सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। आईटी पार्क पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स को 20 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान ऑटो चालक विनय के रूप में हुई है, जो कि किशनगढ़ का रहने वाला है। पुलिस को शक है कि विनय स्मैक की आगे सप्लाई करता था, जिसके चेन से जुड़े होने की भी शंका जताई जा रही है। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर इस चेन में और कौन कौन जुड़े हैं। पुलिस ने इस विनय को अदालत में पेश करके 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया, जिससे पूछताछ जारी है। चंडीगढ़ में नशा तस्करों पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच आईटी पार्क पुलिस ने हीरोइन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की ओर से डॉल्फिन रोड के पास नाका लगाया गया था। इसी दौरान विनय नाम का युवक नाके से गुजरने लगा। पुलिस ने उसे रुकने को कहा, लेकिन वो नहीं रुका। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, जिसके बाद पुलिस को उस पर शक हुआ और उसे पकड़कर उसकी तलाशी ली। तलाशी में पुलिस को आरोपी से 20 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत युवक को गिरफ्तार कर लिया और मामला भी दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। हमारा नाका लगा हुआ था डॉल्फिन चौक रोड पे। ओके। और आते जाते आदमियों को और वाहनों को चेक कर रहे थे। उस दौरान एक आदमी डॉल्फिन चौक मनसा देवी की तरफ से आता हुआ नजर आया। जैसे ही वो नाके के पास आया, उसने एकदम रास्ता चेंज कर लिया जी। शक के आधार पर उसको रोका जी। तो जैसे ही उसने देखा कि मैं काबू हो रहा हूँ, उसने अपनी पहनी हुई पैंट की जेब में से एक लिफाफा फेंकने की कोशिश की जी। हमारे सब इंस्पेक्टर साहब नाका इंचार्ज जो थे वहाँ जी, उन्होंने उसके वो लिफाफा समेत उसका हाथ को काबू किया और खोल कर चेक किया तो उसमें हीरोइन नुमा चीज। कितनी हीरोइन थी सर उसमें? उसका वहाँ वेट किया गया तो वो 20 ग्राम था। सर कोई सूचना मिली थी आपको? नहीं, पहले कोई सूचना नहीं थी। ये कर्फ्यू को ध्यान में रखते हुए नाका लगा रखा था भाई, कर्फ्यू को उल्लंघना ना करे लोग।
तो जिसके से हीरोइन बरामद हुई है उसके खिलाफ कोई और भी आपराधिक मामला दर्ज है पहले? इतना मैंने पहले इतना इसका कोई जानकारी नहीं है, वो रिकॉर्ड चेक करेंगे थाने का, चेक होने के बाद बता सकते हैं। तो सर उसे जेल भेज दिया गया? हाँ, उसका 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया था कि उसके संबंधों का पता लगे, वो कहाँ से लेकर आया, कहाँ उसने आगे देना है। मगर वो बहुत सातिर माइंड आदमी था और उसने कोई भी अपना ऐसा राज नहीं खोला कि वो कहाँ से लेकर आया था और कहाँ उसने आगे किसको देना था। वो खुद एक ड्रग्स एडिक्ट है। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक किशनगढ़ का रहने वाला है और ऑटो चलाता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPM एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बहरहाल पुलिस अब आरोपी से 1 दिन के पुलिस रिमांड में पूछताछ कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पिंजौर में वीरवार को सुबह एक तेज रफ्तार ट्रॉले की चपेट में आए स्कूटर पर सवार 3 में से 1 की मौत हो गई। मृतक युवती पंचकुला में जॉब करती थी, जो कि अपने पिता और चाचा के साथ स्कूटर पर आ रही थी। पिता और चाचा भी इस घटना में बुरी तरह से घायल हुए हैं। ट्राला चला रहा चालक इन लोगों को टक्कर मारने के बाद भागने की फिराक में था कि अचानक आगे से आ रहे एक ट्रक के साथ उसकी फिर से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद वह ट्राला छोड़कर फरार हो गया। पंचकुला के पिंजौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां ओवर स्पीड टिप्पर गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों बाप बेटी जमीन पर गिर गए। इस हादसे में बेटी जीनत की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पिता अफसर अली घायल हो गए। साथ ही स्कूटी सवार सलीम भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। पिंजौर के जीरकपुर शिमला हाईवे पर सूरजपुर बाईपास मोड़ के पास हुए इस हादसे की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि टिप्पर पिंजौर की ओर से तेज रफ्तार से आ रहा था। जैसे ही मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी बाईपास से दूसरी सड़क में जाने के लिए मुड़ने लगे, तभी टिप्पर चालक ने उन्हें टक्कर मार दी और खुद मौके से फरार हो गया। मैं तो आराम से जा रहा था जी, उसने पीछे से मुझे हिट किया और मैंने देखा भी ये किसने मारी, तो मैंने गाड़ी वहीं रोक दी। जब तक देखा मैंने पीछे से मतलब ये चिल्ला रहे थे और मैं उनको पकड़ने दौड़या, उतने में वो नीचे उतर गए कॉलोनी में और कॉलोनी से भाग गए। कौन सी गाड़ी आपकी? मेरी टाटा 407 है। अब कहाँ से आ रहे थे? मैं बद्दी से आ रहा था, ये तो पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। तो जो टिप्पर वाला वो क्या दौड़ के पकड़ लिया? नहीं, भाग गया जी। लोगों ने पकड़ने की कोशिश की उसको, उतने में भाग गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ ही मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अब फरार टिप्पर चालक की तलाश में भी जुट गई है। ये बाइक पे थे और टिप्पर से इनको टक्कर लगी है। टिप्पर का जो चालक था वो भाग गया है मौके से और टिप्पर को हम चौकी में ले गए हैं और इनको अभी हम जो है पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को कालका हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो सर लड़की का नाम क्या था? लड़की का नाम है जी जीनत, सूरजपुर HMT की है लड़की का नाम जीनत है। और जो चालक थे वो अफसर अली थे इनके साथ, उनको भी थोड़ी चोटें लगी। बताया जा रहा है कि 18 साल की मृतक जीनत अपने परिवार के साथ सूरजपुर में रहती थी और पंचकुला में काम करती थी। उसके पिता अफज अली पंचकुला में कारपेंटर का काम करते हैं। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में अब आरोपी की तलाश तेज कर ली है। देखना ये होगा कि कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को फ्री में गेहूं बांटा जा रहा है, जिसे लेने के लिए सेक्टर 42 में लोग टूट पड़े। हमने दिखाया था कि किस तरह यहां कोविड गाइडलाइन की पालना हो ही नहीं रही थी। लोग एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे थे। ना तो किसी ने मास्क पहना था, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहा था। खबर का असर यह हुआ कि आज वहां पुलिस भी मौजूद रही और अधिकारियों की विशेष रूप से यह ड्यूटी लगाई गई कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का खास ध्यान रखें। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ, ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਵਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡਵਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ, 2 ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ, 3 ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 30 ਕਿਲੋ ਮਿਲਣਗੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਾ 10 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ।
कुछ गाइडलाइन भी जारी की जरा मास्क नहीं पाएगा नहीं ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇਗੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮਾस्क ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖा जा रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस स्वच्छता अभियान के दौरान मेयर रविकांत शर्मा खुद सेक्टर जाकर इसकी जांच कर रहे हैं और सफाई का जायजा ले रहे हैं। आज उन्होंने सेक्टर 29 का दौरा किया, जहां उन्होंने अधिकारियों को झिड़का भी। उनका कहना था कि लोगों को बिना वजह सफाई के लिए तंग ना किया जाए, सिर्फ उन्हें जागरूक किया जाए। उन्होंने फिलहाल चालान ना काटने की सलाह भी अधिकारियों को दी है। चंडीगढ़ में नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अलग अलग सेक्टर में मेयर रविकांत शर्मा खुद दौरा कर रहे हैं। इसी के तहत मेयर द्वारा आज सेक्टर 29 में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान एरिया पार्षद शक्ति प्रकाश देव शाली भी मौजूद रहे, जिन्होंने मार्केट और बूथ मार्केट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को अपने आसपास सफाई रखने की अपील की। इस दौरान मेयर ने अपने अधिकारियों की क्लास भी ली और साथ ही कहा कि जो लोग शहर में स्वच्छता के साथ खिलवाड़ करते हैं, पहले उन्हें समझाया जाए और फिर उनके चालान काटे जाए। देखिए 20 मई से और 15 जून तक का एक स्वच्छता अभियान पूरे शहर में रखा गया है। उसके तहत आज वार्ड नंबर 20 में सेक्टर 29 में ये सफाई अभियान चल रहा है और इसमें हम देख रहे थे कि ये जो अपनी एक यहाँ पे गवर्नमेंट के क्वार्टर्स है, वहाँ पे उस एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, वहाँ पे तो ये बुरी हालत है कि खाली पड़े हैं 100-150 मकान और उनके झाड़ और सब बुरी तरह से हालत है। और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के जो चीफ इंजीनियर है उनको भी फ़ोन करा कि आप कम से कम अपनी व्यवस्था तो ठीक करिए। कॉरपोरेशन लगा हुआ है पूरे शहर के लिए, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हर शॉप पे जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि कम से कम अपनी दुकान की, अपने बाहर की, घर के बाहर की इतनी सफाई रखिए, बाकी का ध्यान जो है कॉरपोरेशन रखेगा। तो लोगों में बड़ा उत्साह है इस तरह से ये आज 29 में जो स्वच्छता अभियान की। यहाँ पे ये एक रोड गली है हमारी। रोड गली बेसिकली जो रोड गली में जो बरसाती पानी है जो होता है उसको उसके लिए वो बनी है ताकि पानी मार्केटों में ना रुके। तो उसमें मैं देख रहा था वहाँ पे कोई कहते हैं ये कोई रेडी वाला खड़ा होता है, आज तो नहीं खड़ा था, मगर उसने वो पूरा गंद डाला हुआ, वो पूरा सामान जो है वो अपना गंद जो है वो उसमें रोड गली में डालता है जिससे बंद होती है। तो मैंने इनको पब्लिक हेल्थ वालों को भी और MOH विंग को भी इनको बोला है कि अगर कोई ऐसा बंदा ऐसा काम करता है उसका चलान करो। हमारे पास प्रोविज़न है, एक बार दो बार नहीं हटता, तीसरी बार उसकी दुकान का नोटिस दो, उसका अपना सीवर और उसका पानी का कनेक्शन काट के, तो अपने आप वो व्यक्ति उस रूल को फॉलो करता है। ये कमियां दूर करने के लिए मेयर साहब ने खुद मौके पर सारे अफसरों को दिशा निर्देश दिए और हमारे ऑफिसर सब काबिल लोग हैं, बहुत जल्दी समस्याएं दूर हो जाएंगी। गौरतलब है कि ये स्वच्छता अभियान 20 मई से शुरू होकर 15 जून में जाकर समाप्त होगा। इस दौरान वे अलग अलग रैलियों के दौरा कर लोगों से भी अपने आसपास सफाई रखने की अपील करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। अगर आप सेक्टर 23 से गुजर रहे हैं तो आपका ध्यान एकाएक एक सरकारी मकान की ओर जरूर जाएगा, जहां सेक्टर 16 में कार्यरत एक नर्सिंग ऑफिसर ने मिनी रॉक गार्डन बना दिया है। ऐसी ऐसी कलाकृतियां लगाई हैं जो दिल को छू रही हैं। सपना चौधरी नाम की यह नर्स दिन में 3 से 4 घंटे अपने इस मिनी रॉक गार्डन को संवारने में लगाती हैं, जिन्हें अपने परिजनों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आइए आपको भी चलते हैं लेकर मिनी रॉक गार्डन में। अगर आप चंडीगढ़ के सेक्टर 23 से गुजरेंगे तो आपकी नजरें एक घर पर जरूर जाकर टिक जाएंगी, जिसे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बतौर नर्सिंग अधिकारी सपना चौधरी ने संवारा है। सपना ने अपने घर में छोटा सा खूबसूरत गार्डन बनाया हुआ है। अपने इस गार्डन में उन्होंने वो सब कुछ करने की कोशिश की है जो रॉक गार्डन बनाने के लिए पद्मश्री स्वर्गीय नेकचंद ने कुछ दशक पहले किया था। नेकचंद को अपनी प्रेरणा मानने वाली सपना चौधरी ने ये गार्डन वेस्ट मटेरियल से बनाया है। एक कलाकार बनने का सपना हालांकि सपना ने बचपन से ही देखा था, लेकिन हालात उन्हें नर्सिंग के क्षेत्र में ले आए। लेकिन कहते हैं ना कि प्रतिभा को चाहे जितना भी दबा लें, उसकी महक एक न एक दिन दुनिया में महकती जरूर है। सपना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेक्टर 16 के मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बतौर नर्सिंग अधिकारी काम करते हुए उनके अंदर के कलाकार ने एक बार फिर से अंगड़ाई ली।
उन्होंने अपने आवास की खाली जगह को एक खूबसूरत बाग में तब्दील करने का काम शुरू कर दिया। खूबसूरत पौधे लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि जो पौधे वो खरीद रही हैं वो न केवल महंगे हैं बल्कि दिखने में भी प्रभावशाली नहीं हैं। बस यही वो मौका था जिसने उनके अंदर के कलाकार को जगा दिया। सपना चौधरी की ड्राइंग और पेंटिंग के प्रति रुचि ने उन्हें एहसास करवाया कि क्यों न वो खुद ही प्लांट्स तैयार करें। घर में पड़े हुए प्लास्टिक और वेस्ट कंटेनर्स पर उन्होंने अपनी कलाकृतियां दिखाना शुरू किया और इन्हें गमलों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। सपना ने बताया कि नर्स होने की वजह से उनका स्केड्यूल बहुत ही व्यस्त रहता है, लेकिन गार्डन की देखरेख के लिए वो समय जरूर निकालती हैं। रोजाना घर आकर 1 घंटा गार्डन को देना उनका नियमित काम है। मैंने परचेज़ किया हुआ था, वो भी क्रिसमस ट्री था मेरे पास, तो उसकी भी मैं ज़्यादा केयर नहीं कर पाती थी बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो उसके बाद से मैंने उसमें भी रूटीन में पानी और जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती है खाद वगैरह की, वो मैंने प्रॉपर उसकी केयर करनी शुरू कर दी। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे 1-2 प्लांट्स ऐसे नर्सरी से लाना शुरू करे। तो जैसे जैसे मैं प्लांट्स को परचेज़ करती थी, प्लांट्स तो चलो कोई 10 रुपये का भी है, कोई 30 का भी है, कोई 50 का भी है, लेकिन प्लांट्स को लगाने के लिए हमें प्लांटर्स भी चाहिए होते हैं। तो प्लांटर्स जैसे मैंने शुरुआत में 1-2 परचेज़ किए, तो मुझे वो लगा कि अगर मुझे कुछ करना ही है, अगर मुझे नेचर से ही रिलेटेड कुछ करना है, तो मुझे कुछ अपनी क्रिएटिविटी डालनी चाहिए बीच में। तो मेरे पास शुरुआत में एक प्लास्टिक कंटेनर, जैसे हम लोग ऑनलाइन फूड मंगवाते हैं, तो प्लास्टिक कंटेनर मेरे पास 2-3 पड़े थे, मेरे लिए किसी यूज़ के नहीं थे। तो मैंने उसमें क्या किया, मैंने उसमें पहले सॉइल डाला, फिर मुझे लगा कि नहीं, मीन्स कि ये तो एक नॉर्मल हो गया कि हाँ डब्बा पड़ा, डब्बे में आपने प्लांट लगा दिया। तो मेरे पास कुछ कलर्स पड़े थे, ऑयल पेंट्स, तो मैंने उस पर ऑयल पेंट करके थोड़ी सी ड्राइंग मीन्स की पेंटिंग अच्छे से ब्यूटीफुली से बना दी। तो एक दिन मैंने वो बनाया, उसमें मैंने प्लांट लगाया, बहुत छोटा सा था, वो अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो जैसे मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा कि ये तुमने खुद पेंट किया? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते नहीं, अच्छा लग रहा है। तो बस वो मेरे लिए क्या था, वो शायद वो भी एक टर्निंग पॉइंट ही था कि अच्छा लग रहा है, इट मीन्स कि नहीं अच्छा, तो अगर इन्होंने बोल दिया तो अच्छा ही होगा। तो फिर ऐसे ऐसे मेरे पास और 2-4 चीज़ें पड़ी थी, तो उनसे मैंने ऐसे 5-7 गमले जो हैं मैंने अपने फ्रंट हाउस वॉल में लगा दिए। तो उससे क्या हुआ, वो मैंने थोड़ा, एक को मैंने थोड़ा सा शेप दे दी, पिग की शेप दे दी। तो जैसे वो 2-4 रखे हुए थे तो वो बड़े अट्रैक्टिव लगते थे, बिकॉज हम नॉर्मली लोगों के घरों में हम देखते हैं कि प्लांटर्स बहुत सारे होते हैं, बट ये है कि 1-2 कोई बना लेगा, लेकिन ये है कि हर पूरी वॉल नहीं फुल होंगी अपने बनाए हुए से। तो जैसे वो बनाए थे, तो जैसे लोग हमारे पड़ोसी हैं या कोई भी मेरे घर के बाहर से जब कोई गुज़रता था, तो जब वो देखता था तो वो ज़रूर, अगर मैं बाहर होती थी तो मेरे से ज़रूर पूछते थे कि मैम ये आपने खुद बनाए हैं या कहीं से परचेज़ किए हैं। तो वो चीज़ मेरे लिए इतनी कि मोटिवेशन थी, मीन्स की वहाँ से लगा लो कि मतलब मुझे लगा कि पहले तो मेरे घर में मेरे घर के फैमिली मेम्बर्स ने मेरी प्रेज़ की कि नहीं ये अच्छा है, लेकिन अब क्या था कि लोग भी मेरी प्रेज़ करनी शुरू कर दी थी। तो एप्रिशिएशन से क्या होता है कि आप और मोटिवेट होते हो। सबसे पहले सपना के सहकर्मियों ने उनके टैलेंट को सराहा और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके बाद उनके घर के बाहर से गुजरने वालों ने उनके घर के अनूठेपन को नोटिस करना शुरू किया और सपना की तारीफ करनी शुरू की। सपना ने अपनी प्रतिभा को केवल प्लांट्स डिजाइन करने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अन्य कई कलाकृतियों को भी मूर्त रूप देना शुरू किया है। उनकी बनाई हुई ये नन्ही सी हट भी उनके बाग की शोभा को बढ़ा रही है और आज हर कोई उनके इस गार्डन की सराहना कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। शहर भर में स्पीड के साइन बोर्ड लगाने का काम जोर शोर से शुरू हो गया था, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ बड़े राजमार्गों पर ही यह स्पीड साइन बोर्ड लग पाएंगे, जो कि प्रशासन लगवाएगा। बाकी अंदरूनी सड़कों पर नगर निगम की ओर से यह स्पीड साइन बोर्ड लगाए जाने थे, जिसके लिए नगर निगम ने साफ इनकार कर दिया। नगर निगम का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस लोगों से चालान के रूप में भारी भरकम पैसा वसूलती है, इसलिए स्पीड के साइन बोर्ड भी वह उसी खाते से लगवाएं, क्योंकि नगर निगम के पास पैसा नहीं है। अब यह स्पीड बोर्ड में स्पीड भी बढ़ाने की चर्चा हो रही है, क्योंकि लोगों ने सुझाव दिए थे कि शहर में स्पीड बढ़ाई जानी चाहिए। अभी शहर की आधी सड़कों पर ही स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड लगेंगे और इसकी वजह है एमसी के पास पैसा ना होना।
दरअसल सोमवार को स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड और जिब्रा लाइन का एस्टीमेट एमसी हाउस में ये कहकर पास ही नहीं किया गया कि ट्रैफिक पुलिस चालान करके पैसे लेती है, वही पैसे दे, या फिर प्रशासन का इंजीनियरिंग विभाग इसका पैसा दे। एमसी की फाइनेंशियल हालत वैसी ही खस्ता है। बता दें कि कांग्रेसी काउंसलर भी इस मुद्दे को लेकर कई सवाल उठा चुके हैं। मामले में नगर निगम के मेयर रविकांत शर्मा का कहना है कि निगम की हालत अभी ठीक नहीं है, ना ही उसके पास पैसा है। ये सब ट्रैफिक पुलिस का काम है, जिसके चलते उनकी ओर से प्रशासन को पत्र लिखकर भेज दिया गया है। ऐसा है कि अभी अपना 31 तारीख को हमारी हाउस की मीटिंग थी, उसमें ये एजेंडा आया था साइन बोर्ड लगने का। और ये जो साइन बोर्ड है, ये ट्रैफिक लिमिट्स जो अभी चेंज हुई है तो उसके बारे में था। और ये सदन ने जो पास करा है कि ये ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड मामला है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर जो पैसा लगना है इसका जो टेंडर को करने के लिए, तो वो प्रशासन इसके ऊपर पैसा लगाए, क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास वैसे ही फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। तो इसलिए ये सदन ने फैसला लिया और उनको जो फॉरवर्ड कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को। ब्लॉक की ओर से लेटर लिखकर दे दिया गया प्रशासन हाँ, उनको आगे फॉरवर्ड कर दिया कि इसका जो साइन बोर्ड का जो है टेंडर है वो आप लगा के इसका वो करें। बता दें कि इस समय शहर में जो ओवर स्पीड के साइन बोर्ड लगे हुए हैं, उनमें जितनी स्पीड लिमिट लिखी हुई है उससे ज्यादा की स्पीड लिमिट अब नए लगने वाले बोर्ड पर लिखी जाएगी, क्योंकि शहर वासियों की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन को और ट्रैफिक पुलिस को लिखकर सुझाव दिए गए थे। कम स्पीड में भी ट्रैफिक पुलिस की ओर से ओवर स्पीड के चालान काट दिए जाते हैं, इसे थोड़ा और बढ़ाया जाए। इसके बाद प्रशासन द्वारा इस पर विचार किया गया और अब साइन बोर्ड पर स्पीड लिमिट भी बढ़ा दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, लेकिन यह सिर्फ शहरों तक ही सीमित है। शहर के गांव में और कॉलोनियों में लोगों को पता ही नहीं कि वैक्सीनेशन लगवाना कैसे है। ना तो वे ऐप चलाना जानते हैं और ना ही रजिस्ट्रेशन करवाना। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉलोनी नंबर 4 की और यहीं आसपास बसी संजय कॉलोनी की, जहां अभी तक लोग ये नहीं जानते कि वैक्सीनेशन करवाना कैसे है। लोगों की मांग है कि प्रशासन यहां बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए। चंडीगढ़ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है और लोग इसका उचित लाभ भी उठा रहे हैं। लेकिन बात करें स्लम एरिया की, जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं, वहां लोग इस वक्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह है लोगों को इस बारे में जानकारी का अभाव होना कि वैक्सीनेशन को लेकर स्लॉट कैसे बुक करना है। और सबसे बड़ी बात, इनमें से अधिकतर जनसंख्या के पास ऐसे स्मार्टफोन भी नहीं है तो वह अपने आप को रजिस्टर कर सकें। हम बात कर रहे हैं कॉलोनी नंबर 4 और संजय कॉलोनी की, जहां पर बड़ी जनसंख्या में लोग रहते हैं और यहां पर घर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक भी व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण होता है तो वह अन्य को बड़ी जल्दी से फैलेगा। हमने स्लम एरिया में रह रहे लोगों से बात की और इनसे जाना तो इनका कहना था कि उन्हें ना तो स्मार्टफोन चलाना आता है क्योंकि वह अनपढ़ है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि यहाँ बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन कैंप लगाना चाहिए ताकि यहाँ रहने वाले लोग खुद भी सुरक्षित हों और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित रख सकें। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो है हमारा एरिया स्लिम एरिया है, जो कि ज़्यादातर बंदे यहाँ पे अनपढ़ है। यहाँ पे अगर कोरोना फैल गया, कोरोना हो गया तो बहुत जल्दी फैल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे वैक्सीन के लिए एक कैंप लगना चाहिए और सभी लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए, जिसकी वजह से कोरोना को रोका जा सके। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे वैक्सीन का कैंप लगना चाहिए, क्योंकि ये स्लम एरिया है, सारा कुछ यहाँ पे आपस में सारी झुग्गियाँ लगी हुई हैं, सटी हुई हैं, तो यहाँ पे वैक्सीन कैंप लगना तो ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट अभी कोई देख ही नहीं रही। चंडीगढ़ यूटी प्रशासन कुछ स्लम एरिया के लिए कुछ देखना ही नहीं चाहते, जो कि सब यहाँ पे गरीब मजदूर ही रहते हैं सारे। यहाँ पे जो कैंप लगेंगे तो सब एक दूसरे से लगवाएंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे, नहीं तो कोई यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा तो यहाँ ज़्यादा है नहीं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सके, किसी भी वेबसाइट पे जाके कुछ कर सके। यहाँ तो डायरेक्ट ही जो करने वाले हैं करने वाले हैं। अब मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ सबको वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कभी देखने ही नहीं आते हैं। वैक्सीन तो लगनी चाहिए, सारे घर एक पास हैं, मिलते हैं एक दूसरे को सारे लोग, तो सभी अनपढ़ हैं। हाँ, सबको वैक्सीन लगनी चाहिए। आए एक बारी चेक करें, जिसको लगवानी वो लगवाएंगे, नहीं लगवानी ना लगवाएं कोई।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर जगह पे वैक्सीन लग रही है तो 4 नंबर में भी लगनी चाहिए। हमारे छोटे छोटे मकान हैं, जगह जगह पे हैं, तो यहाँ पे भी कोरोना फैल सकता है, तो यहाँ पे भी वैक्सीन लगनी चाहिए। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते केसों को देख प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ऐसे में अब उन लोगों का क्या होगा जिन्हें रजिस्टर करवाना नहीं आता। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला के सेक्टर 10 निवासी हितेश्वर शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की है। दरअसल 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 17 टॉपर विद्यार्थियों से वर्चुअल मीटिंग की और उनके सलाह ली। हितेश्वर ने भी प्रधानमंत्री के इस निर्णय की सराहना की है, जिसमें उन्होंने 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की थी। प्रधानमंत्री ने इस छात्र के पिता से भी बात की, जो कि HCS अधिकारी है। इसमें मतलब सबसे पहली बात तो मेरे स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है कि आज मैंने टॉप किया है, या मेरे स्कूल का इतना नाम है जो मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज बात कर पाया। मेरे प्रिंसिपल मैम मेरे साथ कंसिस्टेंटली टच में थे इस बात के, सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे मीट है। और बाकी प्रधानमंत्री जी को जब मैंने बताया कि मैं नेशनल टॉपर रह चुका हूँ, तो सर को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई पूछने की कि एक टॉपर बच्चा भी है। मेरे ख्याल से सारे बच्चे टॉपर नहीं थे उसमें, मतलब रैंडमली चूज़ किए गए थे ऑल ओवर इंडिया से। तो जब सर को पता लगा कि एक नेशनल टॉपर बच्चा भी इनमें मौजूद है, तो सर ने मुझसे स्पेशली क्वेश्चन पूछा कि शर्मा जी आप बताइए। तो पहले नाम में तो मैंने पहले बताया सर को काफ़ी कुछ। तो उस सिचुएशन को देखते हुए मेरा भी यही मानना था कि नहीं होनी चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन, और एक बेहतरीन निर्णय के साथ प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल समय पे वो अनाउंस कर दिया कि मतलब परीक्षा 12वीं की नहीं होगी इस साल। और उसके लिए मैंने बोला सर हम आपके आजीवन आभारी रहेंगे इस चीज़ के लिए। और मैंने बोला सर जो टॉपर लोग कह रहे हैं कि टॉपर शायद नाराज़ हैं, या टॉपर जो बच्चे हैं उनके साथ बुरा हो गया कि वो टॉप करना चाह रहे थे, तो मैंने सर को यही बात बोली कि सर जो टॉपर है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप टॉपर हैं, आप पढ़ने वाले हैं, आप हमेशा से मेहनत करते आए हैं और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आपका जो ज्ञान है आपके साथ ही रहेगा, और क्योंकि आप हमेशा से मेहनत करते आए हैं तो जो भी क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाएगा उसमें भी आप अव्वल ही रहने वाले हैं। तो उसमें इतना हताश होने की ज़रूरत नहीं है, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि परीक्षा नहीं हो रही, तो उस चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल की 10वें पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर उनके पुत्र और डिप्टी सीएम रहे चंद्रमोहन भी उपस्थित थे, जिन्होंने अपने पिता की तस्वीर पर फूल माले चढ़ाकर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लंगर का आयोजन भी किया गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल की आज 10वीं पुण्यतिथि है। इसी के चलते पंचकुला में उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर पंचकुला और कालका सहित हरियाणा के विभिन्न जिलों से भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और अन्य लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय चौधरी भजनलाल को श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई की ओर से चौधरी भजनलाल को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ जरूरतमंदों के लिए लंगर का भी आयोजन किया गया। चंद्रमोहन बिश्नोई ने कहा कि आज चौधरी भजनलाल की 10वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर विभिन्न जगहों पर लोग स्वर्गीय चौधरी भजनलाल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में रहते हुए अगर कोई संत था तो वो चौधरी भजनलाल जी थे। उन्होंने कहा उनके रहते हुए हरियाणा का चौमुखी विकास हुआ। पूजा के योग्य परम आदरणीय चौधरी भजनलाल जी की आज 10वीं पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में कार्यकर्ता नहीं कहूँगा, मैं परिवार के मेंबर कहूँगा। हल्का कालका पंचकुला के और हरियाणा के जगह जगह से हमारे आए भाई, उन्होंने लंगर का प्रोग्राम बनाया है और भी शहर में कई कार्यक्रम हैं। मैं इन सबका आभार प्रकट करता हूँ। राजनीति में रहते हुए भी अगर कोई संत थे तो चौधरी भजनलाल, उनके बारे में अगर मैं कुछ बोलूँ तो मैं समझूंगा कि सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात होगी। हरियाणा का निर्माण की बात हो, चाहे SYL का जो मामला था, 90% काम उनके साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट अगर स्टेट की किसी समय में हुई तो उनके समय में हुई। और आज भी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चौधरी भजनलाल जी जैसा शासन फिर से लौट के आएगा। आप सबके आशीर्वाद से आएगा। काफ़ी बहुत
पंचायत में पंच से राजनीति की शुरुआत करने वाले चौधरी भजनलाल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और वो किसानों के कद्दावर नेता माने जाते थे। यही नहीं, वो हरियाणा की सियासत में पहले गैर जाट नेता थे जिनकी तूती बोला करती थी। वो अपने राजनीतिक जीवन में कभी चुनाव नहीं हारे। वो 9 बार विधायक चुने गए। हालांकि 2007 में उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़कर हरियाणा जनहित कांग्रेस नाम से अलग पार्टी बनाई। देश को हरियाणा के भजनलाल की असाधारण राजनीतिक क्षमताओं के बारे में तब पता चला जब 1979 में उन्होंने चौधरी देवीलाल की सरकार में डेयरी मंत्री रहते हुए तख्ता पलटकर खुद की सरकार बना ली थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों में गिरावट का सिलसिला जारी है। ट्राई सिटी में बीते 24 घंटों में मात्र 364 नए मामले सामने आए हैं और मौतों का सिलसिला भी अब टूट गया है। सिर्फ 4 लोगों की मौत की सूचना मिली है, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2092 हो गई है। चंडीगढ़ में आज 111, पंचकुला में 62 और मोहाली में 191 नए मरीज सामने आए। चंडीगढ़ में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। पंचकुला में आज किसी की भी मौत नहीं हुई, जबकि मोहाली में 3 लोग कोरोना की चखार गए। और अब तापमान। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 48% रही। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि कोरोना अब बहुत कम संख्या में रह गया है और आप चाहते हैं कि चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला कोरोना मुक्त हों, तो आप भी सतर्कता बरतते रहिए। कोरोना गाइडलाइन की पालना जरूर कीजिए, मास्क पहन के रखिए, अगर जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। फिर मिलेंगे कुछ और खबरें और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।